नमस्कार मित्रों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको ये नहीं पता है कि स्टॉक कैसे फाइंड करें, इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे स्टॉक कैसे फाइंड करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 स्टेप्स साझा करने वाला हूं जिनको देखने के बाद आप स्टॉक एनालिसिस का ए टू जेड जान जाएंगे। स्टॉक एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, ये सभी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी बढ़िया तरीके से और आपको किसी भी मेंटर की, किसी भी एडवाइजर की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आप ए टू जेड नॉलेज गेन कर लोगे कि कैसे एक अच्छे स्टॉक फाइंड करें और उसमें इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, हाउ टू एनालाइज स्टॉक बिगिनर फ्रेंडली स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो ये जो वीडियो है वो बेसिकली बिगिनर के लिए भी होने वाली है, जिनको स्टॉक एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको आज मैं ए टू जेड पूरा स्टॉक एनालिसिस के बारे में समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बिजनेस को समझना आना चाहिए और बिजनेस समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि क्या प्रोडक्ट या सर्विस देती है। अगर आपने कोई कंपनी चूज की तो उसमें देखना है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस, क्या देती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शुरुआती दिनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने आसपास की कंपनियों को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि जिन कंपनियों को आपने बचपन से देखा है, जिनके प्रोडक्ट्स को आपने बचपन से यूज किया है, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी की आपने सर्विसेज यूज किए होंगे कभी ना कभी, उनके सॉफ्टवेयर्स को यूज किया होगा तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने अपोलो का जो पेंट आता है उसको यूज किया होगा तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एशियन पेंट को आपने यूज किया होगा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने एफएमसीजी के काफी सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने इनको बचपन से देखा है। अगर आपने कोई कंपनी फाइनलाइज करनी है तो सबसे पहले देखना है कि उसका प्रोडक्ट कौन सा है और उस प्रोडक्ट को देखना है कि वो प्रोडक्ट फ्यूचर में चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। जैसे लेट सपोज कोई कोल की कंपनी है और वो कोयला बनाती है, तो हमें ये देखना है कि वो कोयला तो बनाती है, प्रोडक्ट तो उसका अच्छा है, अभी के लिए अच्छा है, बट वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है क्योंकि आगे जाके सारी कंपनीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होने वाली हैं। तो ये प्रोडक्ट जो उसका कोल है, उसका प्रोडक्ट है कोल माइन कंपनी का, तो वो आगे चल के काम नहीं करने वाला है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि जो कंपनी है जिसको हमने फाइनलाइज किया है उसका प्रोडक्ट क्या है और वो फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एशियन पेंट का। जैसे एशियन पेंट है, पेंट बनाने वाली कंपनी है। अब आप समझिए कि पेंट की जरूरत आज भी है, कल भी है और फ्यूचर में भी रहेगी, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और इसका प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम कुछ चीजें होती हैं सबकॉन्शियस माइंड से पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसे हम फ्यूचर में भी उपयोग करेंगे। तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस में अगर आपने बिजनेस को समझ लिया है, प्रोडक्ट को समझ लिया है और प्रोडक्ट अगर फ्यूचर ओरिएंटेड है, अगर आपने इतना समझ लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है फंडामेंटल एनालिसिस का। सो नेक्स्ट स्टेप है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमने पहले कर ली है, हमने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया है और प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद फ्यूचर ओरिएंटेड भी देख लिया है। उसके बाद हम उसके कुछ नंबर्स को जान लेते हैं। अब नंबर्स को जानने के लिए मैं एक वेबसाइट प्रेफर करता हूँ, एक स्क्रीनर है टिकर टेप करके, वो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीनर.इन भी प्रेफर कर सकते हैं, बट मैं टिकर टेप को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अब टिकर टेप में मुझे चलना है और उसमें हमें देखना है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, आरओआई क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। ये होते हैं टेक्निकल्स की वर्ड, इनको चल के टिकर टेप में समझते हैं। तो उसके लिए हमें आ जाना है सबसे पहले अपने गूगल पर आने के बाद यहाँ से हमें टिकर टेप करके सर्च कर लेना है। जैसे हम इसे सर्च करते हैं, पहली वेबसाइट आएगी, टिकर टेप करके इसे खोल लेना है। खोलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से स्टॉक स्क्रीनर को चूज करेंगे। यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर को जैसे चूज करते हैं हमारे पास मल्टीपल स्टॉक्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए 5365 कुछ स्टॉक्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, मतलब इतने स्टॉक्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। हम यहाँ से कोई एक कंपनी चूज कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ से आईटीसी को चूज कर लेते हैं। आईटीसी आप सभी जानते हैं, आईटीसी तंबाकू वगैरह बनाने की कंपनी है और इसको हमने चूज किया हुआ है। अब यहाँ से हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमें क्या दिखता है, क्या क्या हमें देखना है। दूसरे पॉइंट में हमें देखना था कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या है इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको सबसे पहले हमें देखना है, रेवेन्यू ग्रोथ। उसके बाद अब प्रॉफिट ग्रोथ को देखना है। इन दो चीजों को सबसे पहले हम चल के टिकर टेप पे देख लेते हैं, तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पहला भाग क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से इससे देखने के लिए यहाँ से हम आते हैं फाइनेंसेस पर। फाइनेंसेस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें दिख रहा है
रेवेन्यू ग्रोथ। अब फाइनेंशियल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। अब रेवेन्यू ग्रोथ हमें पिछले 5 साल का देखना होता है कि 5 साल में कंपनी कितना ज्यादा रेवेन्यू गेन कर रही है। तो साल भर साल अगर हम देखते हैं तो कंपनी यहाँ पर जैसे 73,000 करोड़, फिर 71,000 करोड़, फिर 92,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी नेट प्रॉफिट में है। मतलब रेवेन्यू तो कमा रही है, रेवेन्यू तो कमा रही है, प्रॉफिट तो अभी हम नहीं देगा, रेवेन्यू कमा रही है कंपनी। अब रेवेन्यू कमा रही है, इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू फॉरकास्ट, यहाँ से हम देखते हैं जैसे 62,000 करोड़, ये 1000 करोड़ में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में कंपनी ने 62,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, उसके बाद 73,000 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ 71,000 करोड़, उसके बाद 92,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कंपनी रेवेन्यू तो कमा रही है। उसके बाद हमें देखना है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। इसके लिए हमें फिर से फाइनेंसेस में आना होगा और हमें यहाँ से देखना होगा कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। प्रॉफिट को देखने के लिए हमें यहाँ से कंपनी का इबिटा देखना पड़ता है। इबिटा क्या होता है? बेसिकली जितने भी कॉस्ट होते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, सबको हटाकर जो मोटा मोटा प्रॉफिट बचता है वो होता है इबिटा कंपनी का। और उससे हमें देखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो इबिटा देखने पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से कंपनी जैसे इबिटा 2023 के लेंगे तो 27,000 करोड़, उसके बाद फिर यहाँ से हमें दिख रहा है 28,000 करोड़, उसके बाद 43,000 करोड़, उसके बाद फिर से 43,000 करोड़। तो मोटा मोटा हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी नेट टू नेट प्रॉफिट में है, कंपनी रेवेन्यू भी कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट में भी है। अब यहाँ से हमें तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या देखना है? आरओआई। आरओआई के बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो अगर आपको आरओआई देखना है तो आरओआई आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोथ एट अ ईयरली रेट ऑफ 12.32%। यानी कि आरओआई आपको 12.32% यानी कि 12-13% के आसपास आपको आरओआई देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे, हम अभी फाइनेंसेस में हैं और इनकम स्टेटमेंट में आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि आरओआई जो है हमारा वो आपको आरओआई आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 12 से 13% के आसपास देखने को मिल रहा है। जनरली मैं 15% को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बट 12% भी मोर देन इनफ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 12% आपके लिए बेस्ट होगा। नाउ आरओआई देखने के बाद हमें क्या देखना था? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को देखने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ चीजें, आपको मैं पहले बता देता हूँ। बैलेंस शीट को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स हैं जो समझने पड़ेंगे। इसको समझने के लिए आपको यहाँ से देखना होगा टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज। देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेब्ट मतलब होता है लोन और इक्विटी मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने शेयर्स है, कितनी इक्विटी है कंपनी के पास। इससे निकलकर बनता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को मानना होता है कि अगर वो 1 से 2 के बीच में है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो अच्छा माना जाता है जनरली। और जनरली अगर 1 से नीचे है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए, कि कंपनी की लायबिलिटीज कम है और उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसकी इक्विटी है वो ज्यादा है। सो यहाँ पर टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज को जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर टोटल इक्विटी निकल कर आती है। और टोटल इक्विटी में हमें दिख रहा है कि 60,000 करोड़ के आसपास इसके पास टोटल एसेट्स हैं, लायबिलिटीज को हटाकर। और ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर द लास्ट 5 ईयर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हैज बीन 0.42%, यानी 0.24% का मतलब है 1 से नीचे है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो ये हमारे लिए ग्रीन चेक है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी हमें कम देखने को मिल रहा है। अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं सब में हमें ग्रीन चेक देखने को मिल रहा है। हो सकता है आप जो स्टॉक एनालाइज कर रहे हो उसमें ये सारे ग्रीन चेक ना हो, कहीं कहीं पर आपको प्रॉफिट कम देखने को मिल सकता है, कहीं पर आपको रेवेन्यू कम देखने को मिल सकता है। तो आप उसे एकदम से रेड फ्लैग ही मत मान लेना, क्योंकि कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं कि अगर उनका प्रॉफिट कम आ रहा है तो हो सकता है फ्यूचर में उनका प्रॉफिट बढ़ जाए, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट होती है उसको कंपनी को ग्रोथ देने में, कंपनी को उठाने में लगाती हैं, जिससे कंपनी का जो प्रॉफिट ओवरऑल पेपर पे होता है वो कम दिखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर एनालाइज कर रहे हैं तो उसके और भी पैरामीटर्स को एनालाइज कीजिए। आप किसी भी एक चीज पर स्टक होकर उसको एकदम से रेड फ्लैग या फिर ग्रीन फ्लैग मत दे दीजिए। आप सारे पैरामीटर्स को देखिए, फिर देखिए कि इसमें ये कमियां हैं तो ये कंपनी दूर कर रही है कि नहीं कर रही है। उसका जो बैलेंस शीट होता है, जो पेपर होता है, व्हाइट पेपर, उसको पढ़िए तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं और थर्ड पॉइंट पे हमें देखना है वैल्यूएशन, कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है।
मतलब जिस पॉइंट पर हम खरीद रहे हैं, पहले फंडामेंटल्स देखे कंपनी क्या करती है, उसके बाद हमने टेक्निकल्स देखे, उसके बाद हमें देखना है वैल्यूएशन कि जिस प्राइस पॉइंट पर हम खरीदने वाले हैं वो स्टॉक बहुत ही महंगा तो नहीं मिल रहा है कि हम बहुत ही पीक पर जाकर उसे खरीद रहे हैं। कि अगर वो स्टॉक कभी 10 रुपए का हुआ करता था, आज 100 रुपए पे पहुंच गया है, तो हम वहां पर 100 रुपए पर खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर हमने 100 रुपए पे खरीदना तो डेफिनेटली उसके हाई चांसेस होते हैं कि वो गिर कर फिर से 10 रुपए पर आ सकता है, 10 20 30 रुपए पर आ सकता है। तो उसका जो लॉस है उसको रिकवर करने में हमको काफी साल लग जाएंगे, प्रॉफिट तो दूर की बात रही। तो इसको समझने के लिए हमें वैल्यूएशन को समझना होगा कि हम बहुत ही ऊपर तो नहीं खरीद रहे हैं, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर तो नहीं खरीद रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें वैल्यूएशन समझना जरूरी है। और वैल्यूएशन को समझने के लिए हमें यहाँ पर दो तरीके के रेशियो समझने पड़ेंगे। एक है पीबी रेशियो और एक है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हम सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझते हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझने के लिए पहला पॉइंट है, कंपेयर करो कि इंडस्ट्री एवरेज से। मतलब पहले पीई रेशियो को हम देख लेते हैं तो हमको और क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज में। पीई रेशियो कितना है, जैसे हम देखते हैं कि ओवरव्यू में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें पीई रेशियो देखने को मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि इस कंपनी का पीई 14 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 14 के आसपास इसका जो पीई है वो हमें देखने को मिल रहा है। और पीवी रेशियो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 7.3 समथिंग। जनरली ये माना जाता है कि जो पीई रेशियो है वो अगर 10 है, 12 है, 18 है, 20 है, तो पीई रेशियो अच्छा माना जाता है। मतलब 20 तक का पीई रेशियो अच्छा माना जाता है जनरली। और पीवी रेशियो को कहना है कि अगर वो 1 से 2 के बीच में है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 3 है पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो वो ठीक ठाक ही माना जाता है। बट अगर 1 से 2 के बीच में है या फिर 1 से कम है तो वो जनरली अच्छा माना जाता है। जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीई रेशियो तो इसका अच्छा है, बट पीवी रेशियो क्या है, वो 7.34 है। यानी कि यहाँ पर इसे तो हम ग्रीन चेक दे सकते हैं, बट इसे हमें रेड फ्लैग देना होगा। अब मैंने एक चीज कहा था कि कंपनी के अगर बाकी फंडामेंटल सही है और कहीं एक जगह कंपनी चूक खाती है तो इससे हमें पूरे कंपनी को रेड फ्लैग देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम पूरे कंपनी को रेड फ्लैग देते हैं तो उसके बारे की पैरामीटर्स को एनालाइज करने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। तो पीवी रेशियो भी मतलब बढ़ा हुआ है, तो इसे अगर कंपनी कम करती है तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं पीई रेशियो की, तो पीई रेशियो का पहला पॉइंट ये है कि कंपेयर करो इंडस्ट्री एवरेज से, कि कंपनी का जो पीई है वो बाकी कंपनी से कंपैरिजन में कम है कि नहीं है। और उसके बाद हमें देखना है कि हाई पीई एंड लो पीई। अगर पीई बहुत ही ज्यादा है, अगर हम 50 के पीई, 70 के पीई पर कोई चीज खरीद रहे हैं, तो यानी कि वो हम हाई वैल्यूएशन पर खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, बेसिकली पीई रेशियो का मतलब ये होता है कि आप 1 रुपए की चीज को खरीदने के लिए 70 रुपए दे रहे हैं। समझ रहे हैं? आप 1 रुपए की चीज खरीदने के 70 रुपए की दे रहे हैं। अगर उसका पीई 10 का है तो आप 1 रुपए की चीज को खरीदने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। अगर 10 रुपए की चीज बढ़ेगा और वो 100 पर जाएगा तो आपको 10x का प्रॉफिट मिलेगा, 10x का प्रॉफिट मिलेगा। वहीं अगर 70 गुना का चीज बढ़कर 140 पर पहुंच जाता है, 140 पर पहुंच जाता है, तब आपको जाके यहाँ पर 2x का प्रॉफिट होगा। तो हाई पीई पर खरीदने का यही घाटा होता है। और अगर आप कम पीई पर खरीदते हैं तो यही फायदा होता है कि पीई जितना कम रहेगा, जितना बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही कम पीई भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कम पीई, अगर 10 के नीचे पीई जा रहा है तो जनरली वो स्टॉक रग पुल हो सकता है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन भी इतना ही कम है कि उस पर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। और कंपनी अगर इंडस्ट्री एवरेज अगर देख सकते हैं कि अगर आईटीसी तंबाकू बनाने वाली कंपनी है, अगर उसके आसपास कोई और कंपनी है जो कि तंबाकू वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे हम यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में देखें, आपको जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। पेयर कंपैरिजन में हम इसको देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डफ्रे नाम की कंपनी है, और इलाइट कॉन कंपनी है, वीएसटी इंडस्ट्रीज है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं पेयर कंपैरिजन में हमें दिख रही हैं, ये सभी कंपनीज आईटीसी की तरह ही सेम काम करती हैं। मतलब ये भी कंपनीज हैं जो होटल सेक्टर में काम करती हैं, जो कि तंबाकू वगैरह बनाती हैं। अगर इसका हम पीई देखें इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको सारे पीई देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आईटीसी का पी 14 का है, इसका 42 है, इसका आप ये देखिए 160 का पी इसने मार्केट को दिया है। मतलब मार्केट को लगता है ये कंपनी फ्यूचर में बढ़ सकती है, बहुत ही ज्यादा बूम कर सकती है, इसलिए मार्केट ने इसको इतना पी दिया हुआ है। बट आपको इतने पी पर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि हाई पी पर कभी भी बाय मत करिए। और वीएसटी का पी 18, ये भी जनरली अच्छा पी है। इसमें आईटीसी का और वीएसटी का ये दो पी मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 10 से 20 के बीच में पी है,
तो जनरली अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। बुक वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि बुक वैल्यू में एसेट बेस्ड कंपनीज के लिए होता है। बुक वैल्यू जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस का बुक वैल्यू नहीं होता है, बट जितने भी एसेट बेस्ड कंपनी है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो इसका बुक वैल्यू होगा कुछ ना कुछ। बट बुक वैल्यू में भी मैंने आपको एक कंडीशन बताई है, अगर 1 से 2 के बीच है या फिर 1 से कम है बुक वैल्यू, तो वो जनरली अच्छा माना जाता है। और अगर 2 से 3 से अगर ज्यादा बुक वैल्यू जा रहा है तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, उसको कंपनी को बेटर करने की जरूरत है। सो मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए कि किस तरीके से आप वैल्यूएशन को फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपसे इस जर्नी में अभी तक 3 टॉपिक पर बात की है। पहले मैंने आपको बिजनेस समझाया, उसके बाद मैंने आपको टेक्निकल्स देखने बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन को देखिए, सस्ता पे खरीद रहे हैं कि महंगे पर खरीद रहे हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि फ्यूचर पोटेंशियल एंड मोट। फ्यूचर पोटेंशियल, कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल है कि नहीं है, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है कि नहीं है। अगर कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड ही नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करने का मतलब ही क्या है। आज वो 10% दे रही है, कल जाके 6% देने लगेगी, कंपनी धीरे धीरे डूबती चली जाएगी। तो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी होनी जरूरी है। जैसे हम कोल इंडस्ट्री की बात करें तो कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया वो आज तो बूम कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाके जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी का इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन कंपनीज का प्रॉफिट जो है वो घटता जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है कि नहीं है। वो हमने पहले भी समझा था और अभी इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज है, मतलब कंपनी का कोई कॉम्पिटिटिव एज है। अगर हम छोटी कंपनी में किसी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी भी है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एज इस तरीके से देखना है कि अगर कोई 20 करोड़ की कंपनी है, सपोज 20 करोड़ कंपनी है और उसका कोई कॉम्पिटिटिव बैठा हुआ है 2000 करोड़ पे। मैंने आपको पेयर कंपैरिजन में दिखाया था कि किस तरीके से देखा जाता है। उसका कोई कॉम्पिटिटर है 2000 करोड़ पे, तो वो कभी भी चाहे तो 20 करोड़ की कंपनी को मसल सकता है। इसीलिए हमें हमेशा देखना है कि कोई कॉम्पिटिटिव इज जो है कंपनी का वो बहुत बड़ा तो नहीं है। अगर बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव इज है तो हमें ये देखना है कि वो कंपनी स्पेशल क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट में क्या यूनिक क्या कर रही है, जिससे वो इस 2000 वाली कंपनी 2000 करोड़ की कंपनी को बीट कर सकती है, इसको बीट करके आगे निकल सकती है। हमें ये देखना है, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि कॉम्पिटिटिव एज क्या होना चाहिए कंपनी का। ना दूसरे पॉइंट पे हमें ये समझना है कि क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मतलब अगर कंपनी तो ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट तो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, बट क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जैसे हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो हाँ, फार्मा सेक्टर हमेशा ग्रो करेगा, आदमी हमेशा बीमार होंगे, हमेशा उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, हमेशा फार्मा सेक्टर ग्रो करेगा। एफएमसीजी सेक्टर अगर आज लॉस में है, लॉकडाउन आया, कोविड आया, उसमें लॉस में चला गया, बट फ्यूचर में तो वो ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि लोग खाना पीना तो छोड़ नहीं देंगे, हमेशा कंज्यूम ही करेंगे, तो मतलब वो तो ग्रो करेगा करेगा। तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमको हमने जो भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना है उसमें देखना है कि वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको हमें देखना है। उसके बाद मैनेजमेंट का विजन क्या है, मतलब जो उसका मैनेजर है, उस कंपनी का जो भी ओनर है उसका विजन क्या है। और विजन को देखने के लिए आप यहाँ पर पेपर पढ़ सकते हैं जो कंपनी पब्लिश करती है। पेपर पढ़ने के लिए आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंसेस में आइए, फाइनेंसेस में आपको कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एनुअल रिपोर्ट में आप इसे ओपन करके यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कंपनी का जो गोल है वो क्या है, फ्यूचर में कंपनी का क्या गोल होने वाला है, इसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली एक पीडीएफ है जो कंपनी के द्वारा डाला जाता है। हर कंपनी एक पीडीएफ डालती है जिससे उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको पढ़कर कंपनी के बारे में समझ सके। जैसे हमने आईटीसी को ओपन किया है तो इसकी आईटीसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और उसका फ्यूचर गोल क्या है, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर जो है रेड फ्लैग्स चेक करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी में कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं उसको हमें चेक करना है। आईटीसी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। आईटीसी कंपनी में हमने जितनी भी चीजें देखी उसमें हमें पीबी रेशियो कम ज्यादा देखने को मिला है, तो इसी कंपनी को सुधारने की जरूरत है। एंड कुछ और रेड फ्लैग्स हमें चेक करने होंगे। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले पॉइंट पे हमें देखना होगा कि कंटिन्यूटी लॉस में तो नहीं है। हमने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट डे बाई डे बढ़ रहा है, तो यानी कंपनी लॉस में तो नहीं है, इसमें हमें ग्रीन चेक देखने को मिलेगा। प्रोमोटर की होल्डिंग गिर तो नहीं रही है। प्रमोटर की होल्डिंग चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है। आप यहाँ पर आएंगे होल्डिंग में, होल्डिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग, जैसे आईटीसी के केस में हमें देखने को मिल रहा है कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इज द कंपनी इज ऑलमोस्ट स्टेट कांस्टेंट, मतलब जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बचा के रखे हुए है तो यानी उसको अपनी कंपनी पर भरोसा है। कभी भी ध्यान रखिए, अगर कभी भी किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि जो उसका प्रमोटर है, उसका जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग
वो अपनी होल्डर्स को बेच रहा है, अपने शेयर्स को बेचते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसको अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, और जिस कंपनी के फाउंडर को ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत करिएगा। क्योंकि अगर उसका फाउंडर ही चाहता है कि ये कंपनी आगे चल के डूब जाए, मतलब उसको लगता है कि आगे चल के ग्रो नहीं कर सकती है इंडस्ट्री, कंपनी आगे चल के ग्रो नहीं कर सकती है, तो डेफिनेटली उस कंपनी में आप कभी भी इन्वेस्ट मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ये स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग है, स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग है इस कंपनी के लिए, कि जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग गिरती जा रही हो। अब प्लेस शेयर्स जो हैं, प्लेस शेयर्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि कंपनी ने अपने कितने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है। प्लेस शेयर्स को देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आएंगे, एंड यहाँ से आपको प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। देखिए, प्लेस शेयर्स में मेनली ये मानना होता है कि अगर कंपनी के 30% से ज्यादा शेयर्स अगर किसी आदमी के पास, किसी इंडस्ट्री के पास अगर गिरवी हैं, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए यार। क्योंकि वो अपने सारे शेयर्स को गिरवी रख के अगर पैसा ला रही है, उससे प्रॉफिट दिखा रही है, तो उस दिखावे का क्या मतलब है? वो 1 साल प्रॉफिट दिखाएगी, 1 साल प्रॉफिट दिखाएगी, 2 साल प्रॉफिट दिखाएगी, 5 साल तक प्रॉफिट दिखाएगी। आप 10 साल के इन्वेस्ट करने वाले हैं, 15 साल के इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो 10 साल 15 साल में जाते जाते कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगी, आपको पूरा पैसा डूब सकता है। तो उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए जिसकी प्रमोटर होल्डिंग अपनी बेचते जा रहा है, जिसके शेयर्स बहुत ज्यादा गिरवी रख के जा रहे हैं, उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट मत करिए। और देखिए कि ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी कि नहीं दी, रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी है अभी। रिपोर्ट आप पढ़ के समझ सकते हैं कि कंपनी बेसिकली किस चीज के ऊपर है, क्या काम करने वाली है। तो रिपोर्ट पढ़कर आप कंपनी के सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। एक गलत स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो को खराब कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। आपने किसी स्टॉक में सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, एंड आपने 1-1 लाख रुपए के काफी अच्छे अच्छे स्टॉक चूज किए हैं, लेकिन जब ये 10 लाख रुपए वाला स्टॉक लॉस में जाएगा, तब आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड रेड दिखने लगेगा। इसलिए आप जो भी स्टॉक चूज करिए, वो बहुत ही सोच समझ कर चूज करिए। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से इन्हें सुना है और समझा है, मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक चूज करेंगे। इस बात की गारंटी देता हूं पूरी की पूरी। नाउ इस वीडियो को एंड करते करते मेरे पास आपके लिए एक बोनस टिप भी है। बोनस टिप में आपके लिए क्या है कि स्टार्ट विद सेक्टर्स यू अंडरस्टैंड। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस सेक्टर से स्टार्ट कीजिए जिसे आप खुद अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको आपने बचपन से देखा हुआ है। जैसे बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, आईटी कंपनीज हो गया, उनमें इन्वेस्ट कीजिए जिनके प्रोडक्ट्स को आपने बचपन से यूज किया हुआ है। जो बिजनेस आप पर्सनली यूज करते हैं उनसे शुरू करिए, और आप कभी भी लॉस मेकिंग नहीं जाएंगे। जब आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की अच्छी नॉलेज आपको होने लगे, तो आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें चाहिए इन्वेस्ट कीजिए जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए सभी चीजों की। नाउ फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि देखो भाई, स्टॉक एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें मैंने आपको बहुत ही ज्यादा चीजें बता दी, आप पूरा कंफ्यूज हो चुके हो। मैंने आपको सिंपल सा कंपनी चूज करने को बताया, सिंपल सा आपको टेक्निकल्स के लिए सॉफ्टवेयर यूज करने को बताया, और सॉफ्टवेयर में आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें आप देखते हैं, तो आप अच्छे से फंडामेंटल और टेक्निकल को समझकर एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले बिजनेस समझो, फिर उसके बाद फाइनेंशियल चेक करो, फिर वैल्यूएशन देखो, फिर फ्यूचर ग्रोथ देखो, और उसके बाद देखो कि रेड फ्लैग्स तो कोई कंपनी पर नहीं है। अगर आप इन सभी चीजों को देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्टॉक चूज कर पाएंगे और उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा अपना, कि आपको वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, इसका भी एक कमेंट आप डाल दीजिएगा। अगर आप कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप जय श्री राम लिख दीजिएगा, मुझे इससे भी तसल्ली मिल जाएगी। चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।